और इस वक्त इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। टी सुंदर रमन जी हैं, जो कि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, जाने माने 3 दशक से ज़्यादा इसी क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं और इसके अलावा अलग अलग सरकारी जो बॉडीज़ हैं उनके साथ एसोसिएटेड रहे हैं, जिसमें कि टिस मुंबई आखिरी आखिरी जो संस्था है उसके साथ उन्होंने काम किया। इसके बाद अलग अलग जो हेल्थ मूवमेंट्स हैं, जैसे जन स्वास्थ्य अभियान है, ऑल इंडिया पीपल्स साइंस नेटवर्क है, इस सब के साथ भी जुड़े रहे हैं। सुंदर रमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खास कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ, पहला सवाल ही इसकी शुरुआत ये करूंगी कि जिस तरह से पिछले एपिसोड्स में हमने दर्शकों को ये बताने की कोशिश की कि उनके लिए कितना ज़रूरी है कि वापस सेहत पर एजेंडा वापस लाया जाए, जो खर्च है सरकार का जो ख़जाना है उसमें से खर्च ज़्यादा सेहत और शिक्षा पे जाना चाहिए। इसके अलावा वो भी बताया कि कैसे बेसिक जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर है, उसमें समस्याएं हैं। लेकिन आज जो हम बात करना चाहते हैं वो राइट टू हेल्थ के बारे में बात करना चाहते हैं। आर्टिकल 21 का अगर जिक्र किया जाए संविधान का, तो वो ये कहता है कि लाइफ और लिबर्टी का जिक्र करता है, वो हेल्थ का जिक्र नहीं करता। क्या आपको लगता है कि इसको इसी तरीके से देखा जाना चाहिए, या आपको लगता है कि इसी जो लाइफ और लिबर्टी का जो राइट है, यानी कि जीवन और आज़ादी का जो अधिकार है, क्या उसमें कहीं निहित है ये जो सेहत का अधिकार है? देखिए, कई बार कई अदालत भारत में ये फैसले सुनाए हैं कि ये स्वास्थ्य के अधिकार आर्टिकल 21 में 21 में पढ़ा जा सकता है, माने कि उसमें है और लोग को वो मिलना चाहिए। लेकिन सवाल है कि उसके बाद कुछ बदला नहीं है। अभी भी सही है कि अगर मुझे अस्पताल में सेवाएं नहीं मिला, और वो भी सरकारी अस्पताल में, ये निजी अस्पताल में नहीं चलेगा, फिर सरकारी अस्पताल में नहीं मिला तो मैं कोर्ट को पास जाकर मैं उसके अधिकार मांग सकता हूँ। लेकिन एक बीमार व्यक्ति वो थोड़ी कर सकते हैं, और जो उसकी क्या मिल सकता है, क्या दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, ये स्पष्ट भी नहीं है। इसीलिए तो राइट टू लाइफ के साथ ये जुड़ा हुआ है, और रहने के बावजूद एक अलग कानून की जरूरत पड़ता है, ताकि स्वास्थ्य सेवाएं की अधिकार एक अधिकार के रूप में उसे मिल सके, और लोग भी बोल सके कि ये व्यवस्था रहना था और मुझे नहीं मिला, और इसलिए इसको हम मांगते हैं। ये रखने के लिए कानून चाहिए। तो राइट टू हेल्थ केयर की कानून चाहिए, जो अभी अधिकार है लेकिन प्रैक्टिस में है भी नहीं। उसको आप एनफोर्स नहीं कर सकते हो, उसे एक अधिकार के रूप में ले नहीं पाते हो, क्योंकि देने का वो सिस्टम जो है वो अधिकार के नीचे नहीं आया है। तो यानी आप कहने की कोशिश कर रहे हैं, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, मान लेते हैं कि उन्हें सरकारी अस्पताल में सुविधा नहीं मिलती है, उन्हें ऑपरेशन कराना है, उनके पास पैसा नहीं है, वो गरीब लोग जो सेहत के लिए और अपने सेहत को बेहतर करने के लिए बीमारी के बोझ तले ज़मीन बेच रहे हैं, जेवर बेच रहे हैं, अगर ये सेहत का अधिकार मिल जाए, स्वास्थ्य का अधिकार संविधान में अगर सीधे तरीके से, आप ये कह रहे हैं कि एक निहित तो है लेकिन पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से उसको साफ गोई से डिस्क्राइब नहीं किया गया, अगर उसको हम ये कहें, तो क्या अगर ये अधिकार मिल जाता है तो लोग बाकायदा कोर्ट में ले जा सकते हैं सरकार को कि मुझे मेरा अधिकार नहीं मिला? हाँ हाँ, और कोर्ट पर ले जाने पर कोर्ट भी बोल सकता है कि ये जो काम करना था, ये सरकार ने जो बोल रखा है कि इस तरह से ये अधिकार देंगे, इस रास्ते से या इस फैसिलिटी के द्वारा देंगे, इसका हनन हुआ है, और इसीलिए उसको उस पर वो आदेश दे सकते हैं। अभी क्या है कि हम पूछते हैं तो उस व्यक्ति को उस समय के लिए कुछ रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन एक सार्वजनिक अधिकार नहीं बनता है। क्या इसका उदाहरण, इसी सवाल का हिस्सा ये है कि क्या इसका कोई उदाहरण आप राइट टू एजुकेशन को लेकर दे सकते हैं? पढ़ाई का भी अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, लेकिन कितने लोग अदालत लेके गए हैं सरकार को कि देखिए मुझे शिक्षा नहीं मिल रही है, मैं तो कोर्ट में मुकदमा लड़ूंगा? हाँ, ये तो राइट टू एजुकेशन में ये सवाल रहा है कि उसे किस तरह हम उसे लागू करें। लेकिन राइट टू फूड में अगर आप देखें तो इसमें कई बार कोर्ट को ले गए हैं। कई इश्यूज पर राइट टू फूड में कानून में उसको रिलीफ भी दिया गया है कि इस पाथवे से
इस फैसिलिटीज के द्वारा, इस स्कीम्स के द्वारा ये अधिकार दिया जाना चाहिए। तो ये हमारे लिए एक कानून जरूरत है कि सरकार बोल अगर मान गए कि ये अधिकार देना है तो किस रोड मैप के द्वारा, किस पॉलिसीज के द्वारा ये देंगे, ये भी अधिकार के कानून में आ जाने की जरूरत है। जी हाँ, मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ कितना अहम है उनके लिए इस जानकारी को हासिल करना कि अगर सही तरीके से राजनीति हो, सही तरीके से चुनावी राजनीति भी हो, तो कैसे सरकार को बाकायदा कानून के तहत, कानून के डंडे से हम अपने चुने हुए नेताओं को अदालत में खींच सकते हैं अगर हमें हमारा बुनियादी अधिकार न मिले। कितनी अच्छी बात होगी उस दिन कि हम मंदिर मस्जिद ना जाकर, ये राजनीति ना करके बहुसंख्यकवाद की इसलिए मुकदमा लड़ें, इसलिए नहीं कि फ़लाँ तीर्थ स्थान को, फ़लाँ धार्मिक स्थान को उसमें बदलना है और इसको उसमें बदलना है, बल्कि इसलिए कि हमें सेहत चाहिए और हम इसलिए अदालत जाएँ और वो मुकदमे लड़ें जो हमें लड़ने चाहिए, जो हमारे मुकदमे होने चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपसे पूछना चाहती हूँ, राजस्थान में अभी बड़ी चर्चा हुई इस बात को लेकर, एक तरह का मैं कहूँगी एक वर्जन राइट टू हेल्थ का राजस्थान की सरकार ने लागू किया। चुनाव में मैं कहूँगी काफ़ी हद तक इसको लेकर उनके लिए एक अच्छी पब्लिसिटी भी देखने को मिली। उसके बाद वो अलग बात है कि वही पार्टी चुनाव हार गई, लेकिन क्या आपको लगता है कि किसी तरीके से जो परिकल्पना की गई है, जो एक हाइपोथेसिस है राइट टू हेल्थ की, उसके नज़दीक गई कांग्रेस पार्टी की राजस्थान सरकार? तो एक कदम आगे था और उसके लिए हम लोग उसे वेलकम करना चाहिए, लेकिन काफी नहीं था। और इलेक्शन में हारने का ये भी कारण है कि ये कानून आने के बाद उसका जो बेनिफिट है वो तो लोगों तक पहुंचा ही नहीं। तो ये कानून को, कितने सारे कानून किताब में लिख देने से लोग को विश्वास तो नहीं होता है, लेकिन ये एक तरह से अधूरा कदम था। ये काफी नहीं था ये पूरा अधिकार देने के लिए। इसलिए हमारे सीख ये होना चाहिए कि न केवल हम कानून मांगे, लेकिन यह भी स्पष्ट करें कि कानून में मिनिमम क्या रहना चाहिए ताकि ये अधिकार के रूप में लोगों को दिया जा सकता है। और मेरे ख्याल में राजस्थान के कानून उतना स्पष्ट नहीं था जो रहना चाहिए था। दूसरा चीज ये मान के चलना चाहिए कि इसमें प्राइवेट सेक्टर का कुछ रोल है, लेकिन बहुत ज्यादा उसे घसीट नहीं सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में आप ये अपना अधिकार उस तरह से मांग नहीं सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि कुछ बुरा नहीं होना चाहिए वहां, लेकिन अधिकार अगर स्वास्थ्य सेवाएं को मिलना है तो वो सरकारी अस्पताल में और सरकारी संस्थाएं में ही मिल सकता है। तो यह स्पष्ट न होने के कारण भी वहां इतना अपोजिशन हो गया डॉक्टरों से, प्राइवेट सेक्टर से, कि ये जो हो सकता था उस पर भी रुकावट आ गई। हमने देखा किस तरह से प्राइवेट जो अस्पतालों के डॉक्टर्स हैं और प्राइवेट अस्पताल भी सड़कों पर उतर आए और बाकायदा एक आंदोलन शुरू कर दिया इन्होंने राजस्थान सरकार के खिलाफ। आप सही कह रहे हैं कि उसका फ़ायदा जो हो सकता था स्पष्ट नहीं था कानून में, ये गलती रही होगी। दूसरे राज्यों में इसको लेकर कभी कोई पहल हुई है या नहीं, ये भी एक सवाल उठता है। लेकिन अगला सवाल आपसे पूछ लेती हूँ, वो है कि किस तरह से ये बात बताई गई थी कि ये सरकार ने कि जो नेशनल मेडिकल काउंसिल बनाया, NMC उसको नाम दिया, और बताया गया कि भाई जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है उसको हम बदल देंगे और तमाम जो बीमारियां हैं, हर मर्ज का इलाज बन जाएगा इससे। आप किस तरह से देख रहे हैं इस बात को? वाकई क्या NMC बनने से, नेशनल मेडिकल काउंसिल बनने से तमाम तरह के जो बीमारियां थीं वो दूर हो गई? NMC या MCI जो है वो, उनका दो काम होते हैं, दर्शकों के लिए बताना भी ज़रूरी है कि नियमित करना है जो मेडिकल की जो शिक्षा है, यानी जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए इस शिक्षा की पूरी जो पद्धति और प्रक्रिया है उसको नियमित करना, यानी रेगुलेट करना, ये काम होता है। और साथ साथ जो मेडिकल प्रैक्टिस है उसको भी, जो डॉक्टर्स के ज़रिए की जाती है, उसको भी नियमित करना, ये खासकर इसका काम है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब ये सर आपसे भी पूछना चाहती हूँ कि इसको हम किस तरीके से देखते हैं, ये जो बनी संस्था MCI के बदले NMC बनी, ये आप बताइए। तो NMC से हमें यह एक्सपेक्टेशन था कि वो स्वास्थ्य शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाएंगे, मेडिकल एजुकेशन की गुणवत्ता में बेटर बनेगा, और भ्रष्टाचार जो पहले था सैंक्शन में, रिक्रूटमेंट में, रूल्स में, वो कम होगा। हमें मिला क्या? केंद्रीकरण हुआ सारे पावर्स की, और ये सारा पावर सेंटर के पास गया,
लेकिन जो हम गुणवत्ता में और भ्रष्टाचार में हम जो हमारे जो एक्सपेक्टेशन था वो तो अभी भी मीट नहीं हुआ है। एक चीज है कि पहले में मंच के नीचे एक एक कॉलेज को अप्रूव करने के लिए उस तरह की भ्रष्टाचार हो सके कम हुआ है, लेकिन अब कानून ही ऐसी बन गया है कि अमीरों के पक्ष में है, जो पैसा दे सकते हैं वो जा सकता है। निजीकरण आप एक तरह से कानून के अंदर कर सकते हो, आपका मैनेजमेंट कोटा है, आपका नीट का कट ऑफ मार्क है जो इतना लो है कि जिसको 0 नंबर पाता है उसको भी सीट आ सकता है मैनेजमेंट कोटा में पैसा देकर। तो एक ऐसी दिशा में चला है निजीकरण, और उसके लिए वो ज्यादा मदद दिया है। और ये केंद्रीकरण से जो कर सकते थे जो वो नहीं हुआ है, जो एक्सपेक्टेशन हुआ है वो नहीं हुआ है। मैं एक ही पल में आती हूँ। जी हाँ, मैं एक ही पल में नीट के मुद्दे पर आपको लेकर आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो हमने बताया कि ये इनका मैंडेट है, ये इनका काम था करना, इस संस्था को सिर्फ नाम बदल दिया गया, ऐसा लगता है कि बोतल बदल दी, शराब वही है। तो आप ये बताइए कि जिस तरह से अस्पतालों में दौरा करना, उनकी गुणवत्ता को चेक करना, अब ये बॉडी क्या वो काम नहीं कर रही है जो बताया गया था कि अगर हम सिर्फ नाम चेंज कर देंगे तो पूरी तरीके से गेम भी चेंज हो जाएगा? इससे कुछ हासिल हुआ या नहीं? नहीं, पहले था कि ये ऑटोनमस था, सरकार उसमें इंटरवीन करने की पावर्स नहीं था। सरकार को इस तरह की पावर्स चाहिए जो मेडिकल कॉलेज को रेगुलेट करने की जरूरत है, और इसीलिए उस तरह से हम देखें तो ये कानून को हम स्वागत भी कर सकते हैं। लेकिन ये पावर्स को लेने के बाद करना क्या चाहिए था? निजीकरण को कम करने की जरूरत था, शिक्षा को बढ़ाने की जरूरत था, और वहां शिक्षा को ले जाना था जहां आज सेवाएं की ज्यादा जरूरत है और डॉक्टरों की या नर्स की कमी है। लेकिन उस तरह की जो बेनिफिट्स बनना था वो तो हम नहीं देख पा रहे हैं, और इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इससे जो एक्सपेक्टेशन था वो मीट नहीं हुआ। चाहे कि पहले की कुछ समस्याएं अभी नहीं है, लेकिन जो अभी की समस्याएं हैं वो भी बहुत बड़े समस्या है। नीट को लेकर अब सवाल पूछ रही हूँ आपसे कि नीट का जो पूरा राजनीतिकरण होते हुए हमने देखा, क्या आपको लगता है विपक्षी पार्टियां और खासकर जहां आप बैठे हुए हैं दक्षिण भारत, उसको लेकर तमाम तरह की बातें कही गई कि किस तरह से इसका केंद्रीयकरण कर कर नुकसान पहुंचाया जा रहा है? ये खासकर नीट वो है जो एग्ज़ाम दिया जाता है मेडिकल की एजुकेशन के लिए, मेडिकल शिक्षा के लिए। तो ये बताइए कि नीट में क्या खराबियां हैं? क्यों राहुल गांधी तक को पार्लियामेंट में आके इस पे बयान देना पड़ता है, उसके बावजूद भी मसला वहीं का वहीं रहता है? स्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम है इसके? ये भी केंद्रीकरण का एक उदाहरण है, जिस तरह की केंद्रीकरण से नुकसान पहुंचता है। हर राज्य को अपने राज्य के लिए किस तरह वो शिक्षा की कानून बनाए ताकि अपने वो पूरी तरह सेवाएं दे सके, वो राज्य निर्णय करना चाहिए। एक एक राज्य की स्थिति अलग है। अब राज्य सरकारों ने, और खासकर दक्षिण के राज्य सरकारों ने, अपने सार्वजनिक संसाधनों को और धन को मेडिकल कॉलेजेस बनाने में और उसमें ऐसी पॉलिसीज लगाने में बनाए हैं ताकि उनको जो स्पेशलिस्ट और डॉक्टर्स मिलना था वो पूरा हो गया है, इसलिए वहां कमी नहीं है। अब आप ये कानून बदल देंगे तो पैसा तो वो लगाए हैं, अब बाकी जगह के स्टूडेंट्स वहां आएंगे तो उनका राज्य का क्या होगा? और जो पैसा नहीं लगाए हैं और उनको भी बेनिफिट कैसे होगा? क्योंकि वो वहां बेचकर जो पैसा स्टूडेंट्स पढ़ के आएंगे, जरूरी नहीं कि वापस वो राज्य को आएंगे। तो इसीलिए हम देखते हैं कि नीट एग्जाम से पहले तो है कि एक तरह से जो अमीर बच्चे हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन जा सकते हैं उनको बेनिफिट होगा। फिर दूसरा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर्स की सिचुएशन है उसमें आपका पोजीशन वर्सन होगा। और तीसरा जो है, जो ये सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं के साथ जुड़ा रहना चाहिए आपकी शिक्षा का नीति, उसकी बीच में जो कनेक्शन है वो छूट जाता है। तो ये सारी चीजें नीट को हर राज्य की रोल होना चाहिए कि वो तय करे कि वो कैसे सेलेक्ट करे। एक फेयर ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए, ये जरूरी है। लेकिन कौन सी फेयर ट्रांसपेरेंट सिस्टम होगा और एक ही सिस्टम पूरा देश के लिए होगा, ये सही नहीं है। और यही प्रॉब्लम है एनएमसी के साथ, सब चीजों में केंद्रीकरण। अब पोस्ट एग्जाम, पास आउट एग्जाम में भी केंद्रीकरण, पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन में भी आपको वही एक तरह की डिसीजन।
तो ये हर जगह में आपको स्वास्थ्य सेवाएं को बढ़ाने के लिए काम नहीं आएगा। आखिरी सवाल आपसे, मुश्किल सवाल है डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर। हम ऐसे भी केसेस देख रहे हैं भारत में जहां के लोगों के जो शरीर हैं, मृत शरीर हैं पेशेंट्स के, वो वापस नहीं किए जा रहे हैं जब तक कि आप फीस ना भरें। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि पूरा जो डॉक्टरी का पेशा है वो इतना बदनाम हो चुका है, इतना एक्सप्लॉयटेशन है यहाँ पर पेशेंट्स का। और जाहिर है इसकी बड़ी वजह स्ट्रक्चरल खामियां तो हैं ही, लेकिन यहाँ पर डॉक्टरों की सेफ्टी को लेकर क्या आपको लगता है कोई एक लीगल उनको प्रोटेक्शन होना चाहिए, या आपको लगता है कि जब तक ये पूरा स्ट्रक्चर नहीं सुधरेगा, जब तक डॉक्टरों का उनके मरीजों के साथ रिश्ता नहीं सुधरेगा, तब तक किसी भी तरह का कानून, कोई पुलिस का डंडा, अदालत, ये सब काम नहीं आएगा? ये तो बहुत बड़ा गंभीर समस्या है। सच बात तो ये है कि सिस्टम की जो कमी है, सिस्टम की जो दोष है, वो उस व्यक्तिगत डॉक्टर जो उस समय वहां खड़ा है उस पर टूट पड़ता है। और ये हम नहीं देख पाते हैं क्योंकि एक एक व्यक्तिगत और एक एक अलग एपिसोड को देखते हैं। इसमें एक नया कानून से हमें नहीं मिलेगा। आज कौन सी कानून डॉक्टरों पर मारपीट करने की आज भी तो परमिशन नहीं है, कभी भी नहीं था किसी पर, डॉक्टरों पर क्या, नर्स पर हो, कोई भी आम आदमी पर इस तरह की मारपीट और अब्यूज करना तो मना है। तो इसलिए कानून से इसमें ज्यादा मिलना नहीं है, लेकिन सिस्टम में जो सुधार की जरूरत है। और अगर गलती हो भी गया तो वो गलती को मान के उसे कॉम्पनसेशन करने की जो सिस्टम्स रहना चाहिए। जैसे अगर थाईलैंड में देखें तो एक नो फॉल्ट लायबिलिटी क्लॉज है। अगर ये आपको सेवाएं नहीं मिला या सेवाएं का गुणवत्ता में कमी था तो कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, बिना फिक्स किए कि ये डॉक्टर का गलती है या वो डॉक्टर का गलती है, क्योंकि खासकर वो सिस्टम की गलती है। कभी जब पेशेंट आते हैं तो 6 घंटा हो जाता है उसको डॉक्टर आकर देखने में, लेकिन डॉक्टर वहां चुप नहीं बैठा है, वो बहुत और मरीज देख रहा है। पेशेंट का गुस्सा में भी अर्थ है, डॉक्टरों का जो सिचुएशन है उसमें भी न्याय है। तो इसे हम उनकी बीच सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ना एक कानून से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए वो सिस्टम में जो चेंज चाहिए उसे लाने पर हमें ज्यादा जोर देने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सुंदरमन साहब, द वायर से बातचीत करने के लिए। साफ तौर पर दर्शकों को कम से कम थोड़ा सा ये ज्ञान, कम से कम उनकी जो नॉलेज है उसमें इजाफा हुआ होगा कि हमें वाकई वो जो कानून हैं जो नागरिकों के अधिकारों को कम कर रहे हैं, उनकी आज़ादियों को कम कर रहे हैं, नागरिकों के बीच फ़र्क पैदा कर रहे हैं कि इस नागरिक को ज़्यादा अधिकार मिलेगा, उस नागरिक को कम अधिकार मिलेगा। ऐसे इस वक्त में खासकर सभी नागरिकों को एक आकर अपने बुनियादी अधिकारों की रक्षा और उन्हें बेहतर बनाने के लिए काम करना कितना ज़रूरी है। शुक्रिया।